हेलो एवरीवन, आज हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, इससे पहले कि आप हमारे इस वीडियो में खो जाएं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोज़। चलिए फ्रेंड्स, हम सेक्शन 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका सेक्शन 4 क्या कहता है? पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। ठीक है, डाउरी मांगने के संबंध में क्या दी जा रही है? सेक्शन 4 में आपको पनिशमेंट दी जा रही है ना। सेक्शन 4 कहता है इफ़ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स or guardians of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with the imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years, and with fine which may extend to 10,000 रुपीज़। ठीक है, कह रहे हैं कि जो कोई भी क्या करेगा, डाउरी की डिमांड करेगा। किससे करेंगे? वो पेरेंट्स से करेंगे। ठीक है, ब्राइड या ब्राइडग्रूम के रिलेटिव से कर लेंगे, गार्जियन से कर लेंगे। इसके लिए पनिशमेंट आप दी जा रही है 6 मंथ की, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाएगा कब? 2 इयर्स तक। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं इनके और क्या है इसके साथ? विथ फाइन विच एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, यानी कि जो कोई डाउरी का क्या करता है, पेरेंट्स से, रिलेटिव से या अदर गार्जियन से क्या करता है, डाउरी की डिमांड करता है, वो 6 मंथ के लिए पनिशेबल होगा, इम्प्रिजमेंट मिलेगा, जिसके एक्सटेंड कहाँ तक? 2 ईयर हो सकेगी, 2 ईयर्स तक हो सकेगी। ठीक है, और इसके साथ क्या है? फाइन भी है, आपने मिलना है। वो कितना है? 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपका सेक्शन 4 का ये सेक्शन 4 है। ठीक है, उसमें जो आपको प्रोविजो दिया है उसे हम देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर adequate and special reason to mention in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term less than 6 month। ठीक है, कोर्ट का कह रहे हैं कि कोर्ट जो है अपना वो रीज़न देगी, अपना तर्क देगी, जिससे वो लेस दैन 6 मंथ उस पर्सन को जिसने ऑफेंस डाउरी डिमांड की है उसको लेस कह रहे कि लेस है ना, कह रहे हैं कि उसको 6 महीने से कम का पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट दे सकती है, और उस जज को अपने जजमेंट में मेंशन करना होगा कि वो किस कारण से उसे इतना कम पनिशमेंट दे रही है, यानी कि 6 महीने से कम पनिशमेंट दे रही है तो किस कारण से, ये मेंशन करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सेक्शन 4 कैपिटल ए, बैन एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट को क्या किया गया? सेक्शन 4 कैपिटल ए में बैन किया गया। ठीक है, लिख क्या रहे हैं? इफ एनी पर्सन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? क्लॉज ए है इसका, क्लॉज ए ऑफर करता है, ऑफर इफ एनी पर्सन ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर, periodical, journal, or any other media, any share in his property or of any money of or both as a share in any business or other interest as a consideration for the marriage of his son or daughter or any other relatives। ठीक है, जो डॉटर के या सन के या किसी रिलेटिव्स के विवाह की कंसिडरेशन के फलस्वरूप, ठीक है, विवाह के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, वो क्या करता है? कुछ एडवर्टाइजमेंट करता है न्यूज़पेपर में। ठीक है, पीरियोडिकल एक ऐसी एक मैगजीन होती है जो मंथली आती है न्यूज़पेपर के साथ। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जर्नल और अदर मीडिया,
ठीक है। इसके साथ क्या करता है, वो शेयर करता है अपनी प्रॉपर्टी को, कुछ धन को, ठीक है, या दोनों, या अपने बिजनेस को, बिजनेस इंटरेस्ट को क्या करता है, शेयर करता है उस पीरियोडिकल में या न्यूज़पेपर में ऐड निकालता है जो उसके विवाह के, किसके विवाह के, यानी कि पुत्र के या पुत्री के या किसी अदर रिलेटिव्स के विवाह के कंसिडरेशन स्वरूप होती है। ठीक है, ये बैन किया गया है सेक्शन 4 कैपिटल ए सब क्लॉज ए में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेक्शन 4 कैपिटल ए सब क्लॉज बी। ठीक है, प्रिंट्स आर पब्लिश आर सर्कुलेट एनी एडवर्टाइजमेंट रिफर्ड इन क्लॉज ए। कहने कि प्रिंट्स करता है, क्या करता है, छापता है या पब्लिश करता है। ठीक है, पब्लिश करता है या सर्कुलेट करता है, उसे वितरित कर देता है। ठीक है, प्रिंट्स करता है यानी छापता है, पब्लिश यानी कि प्रकाशित कर देता है, सर्कुलेट यानी कि क्या करता है, वितरित करता है, एंड एनी एडवर्टाइजमेंट रिफर्ड इन क्लॉज ए, जो कि आपका क्लॉज ए में लिखा गया है, उनमें क्या करता है, या तो उसे पब्लिश करता है या उसे प्रिंट छपाई कर देता है या उसे हाथों हाथ क्या करता है, उसे सर्कुलेट करता है। ठीक है, इनको क्या किया गया, बैन किया गया है। अब देखिए, ही शैल बी पनिशेबल, अब कह रहे हैं कि वो उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस दैन 6 months but which may extend 5 years or with fine which may extend to 15,000 rupees। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब उसको पनिशमेंट मिलेगी कितने की, अब या तो वो क्या करता है, प्रिंट कर रहा है या पब्लिश कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी दी गई है, 6 months। लेकिन कह रहे हैं कि इसे 5 years तक क्या किया जा सकता है, ईयर्स तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, जब एक्सटेंड किया जा सकता है, फिर उसके बाद और भी लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आर विथ फाइन, उसके साथ क्या होगी, फाइन भी होगी, विच में एक्सटेंड 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़। ठीक है, 15,000 रुपये तक की हो सकती है वो फाइन, कितनी होगी, 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये तक की फ़ाइन आपको देनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक प्रोविजो देते हैं, प्रोविजो में लिखा है, provided that the court may for adequate and special reason to be record in the judgment impose a sentence of imprisonment for term less than 6 months। कोर्ट क्या करेगी या जज क्या करेंगे, वो अपना कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को जो ऐसा प्रिंट करता है या पब्लिश करता है या सर्कुलेट करता है एडवर्टाइजमेंट को, उसे क्या करेगी, लेस कह रहे कि इम्प्रीजमेंट फॉर आ टर्म लेस दैन 6 months, उसे 6 महीने से कम की पनिशमेंट भी दे सकता है, लेकिन उसे क्या करना होगा, अपना रीज़न रिकॉर्ड करना होगा जजमेंट में कि हाँ इस कारण से मैंने इन्हें क्या किया, इन्हें लेस दैन 6 months हमने इन्हें पनिशमेंट दी है, इम्प्रीजमेंट दी है, 6 महीने से कम की सज़ा इसलिए दी है जो हमने कारण रिकॉर्ड किया गया है अपने जजमेंट में, उसके कारण। ठीक है, फिर आपका आता है सेक्शन 5 आता है, सेक्शन 5 में लिखा क्या गया है, सेक्शन 5 है एग्रीमेंट फॉर गिविंग आर टेकिंग डाउरी टू बी वाइड। सेक्शन 5 कहता है कि जो एग्रीमेंट किया गया है, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, चाहे वो डाउरी लेने का हो या देने का हो, वो दोनों क्या है, वाइड है। ठीक है, एनी एग्रीमेंट फॉर द गिविंग आर टेकिंग ऑफ अ डाउरी शैल बी वाइड, वो क्या होगा, वाइड होगा। ठीक है, ये सेक्शन 5 कहता है आपका कि जो एग्रीमेंट किया गया है डाउरी लेने या देने का, वो क्या होगा, इनिशियली कह रहे कि वो आपका प्रारंभिक रूप से वो क्या होगा, वाइड ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 6 क्या कहता है, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वाइफ आर हर हेयर्स, और यानी कि डाउरी जो है या तो वाइफ की, ठीक है, या उसके बच्चों की या उसके उत्तराधिकारी के लिए क्या होगी, की जाएगी, जो कि सेक्शन 6 में किया आपका सेक्शन 6 में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सेक्शन 6 में कह रहे हैं
क्लॉज 1 क्या कहता है, वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन अदर देन वुमेन इन कनेक्शन विद हुज मैरिज इट इज गिवन दैट पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द वुमेन। ठीक है, ये डाउरी क्या कर दी गई है, रिसीव कर ली गई है किसके थ्रू, अदर देन द वुमेन, यानी कि उस महिला के थ्रू रिसीव नहीं की गई है, किसी और व्यक्ति के थ्रू की गई है। हुज मैरिज इट इज गिवन, ठीक है, दैट पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द वुमेन, उस व्यक्ति को क्या करना होगा, वो जो डाउरी है वो उस महिला को रिटर्न करना होगा, वापस करना होगा, यानी कि ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, अंतरण कर देना होगा। क्लॉज ए क्या कहता है, सेक्शन 6 क्लॉज ए, इफ द डाउरी वाज रिसीव्ड बिफोर मैरिज विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। क्लॉज 6 का सेक्शन 6 का क्लॉज ए क्या कहता है, इफ़ द डाउरी वाज रिसीव्ड, यदि डाउरी रिसीव की गई है बिफोर द मैरिज, ठीक है, विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, कह रहे हैं कि अगर विवाह के पहले रिसीव की गई है तो वो विवाह के, है ना, विवाह के 3 महीने के अंदर में देना होगा। ठीक है, विवाह हुआ उसके 3 महीने में आपको वो डाउरी क्या की वाइफ को देनी होगी। ठीक है, तो इसके बाद आपका सेक्शन 6 क्लॉज बी क्या कहता है, सेक्शन 6 क्लॉज बी कहता है, इफ़ द डाउरी वाज रिसीव्ड एट द टाइम और आफ्टर द मैरिज विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि डाउरी क्या की गई है, रिसीव की गई है एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द मैरिज, ठीक है, या तो विवाह के समय या तो विवाह के बाद, ठीक है, रिसीव की गई है, तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट, है ना, तो क्या करनी होगी, 3 महीने के अंदर वो डाउरी किसको देनी होगी, उस वुमेन को देनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे आपका है सेक्शन 6 क्लॉज सी क्या कहता है, इफ़ द डाउरी वाज रिसीव्ड व्हेन द वुमेन वाज माइनर, जब वुमेन क्या होती है, माइनर होती है, तब कह रहे हैं डाउरी रिसीव की गई है। ठीक है, विद इन 3 months आफ्टर सी हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, कह रहे हैं कि विद इन 3 months, है ना, 3 महीने के अंदर जब वह 18 वर्ष की हो जाएगी, उसके 18 वर्ष की जब हो जाएगी 18 वर्ष की, तो कह रहे हैं विद इन 3 months उसे क्या कर देना होगा, डाउरी दे देना होगा, यानी कि 18 वर्ष के बाद 3 महीने के अंदर ही दे देना होगा डाउरी उसको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका, देखिए आपका है आपका, एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर शैल होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ। ठीक है, और ये बेनिफिट किसके लिए होगा, ट्रस्ट जो होगा वो कह रहे कि एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर शैल होल्ड इन ट्रस्ट, न्यास पर, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन, महिला के लिए। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है, क्लॉज 2 आपका है, इफ़ एनी पर्सन fails to transfer any property as required by subsection 1 within the time limit specified therefore or as required by subsection 3, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which extend to year, with fine which shall less than 500 rupees but which may extend 10,000 रुपीज़ आर विथ फोर्थ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, वो डाउरी रिसीव किया है, लेकिन इफ़ एनी पर्सन फेल्स ट्रांसफ़र एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड बाय द सबसेक्शन 1, जो कि सबसेक्शन 1 में कहा गया है, वो व्यक्ति क्या करता है, डाउरी ट्रांसफ़र करने से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, विद इन द लिमिट्स, टाइम लिमिट स्पेसिफाइड देयर ऑफ, ठीक है, जो निर्धारित किए गए थे, ऑल एज द रिक्वायर्ड सबसेक्शन 3 ही शैल बी पनिशेबल, वो क्या होगा, दंडित होगा किससे, इम्प्रीजमेंट विद इम्प्रीजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस दैन 6 months, 6 month के लिए। ठीक है, लेकिन इसे क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है 2 years के लिए। आर विथ फाइन, वो फाइन कितनी होगी, 500 रुपीज़ होगी, लेकिन इस फाइन को भी बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि 10,000 रुपये तक की वो फाइन भी हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि अगर वो फेल होता है, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र करने से जो सेक्शन 1 के सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में जो बातें कही गई हैं, अगर वो ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, फेल हो जाता है व्यक्ति, तो कह रहे हैं सबसेक्शन 2 में
उसे 6 मंथ की या तो पनिशमेंट मिलने वाली है, लेकिन उसे 2 ईयर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए फ़ाइन भी है, तो कह रहे हैं कि वो 500 रुपये की है, लेकिन इस फ़ाइन को भी कितने तक बढ़ाया जा सकता है, 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है थर्ड सबसेक्शन। ठीक है, थर्ड सबसेक्शन क्या कहता है, वेल द वुमेन इंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 डाइज बिफोर रिसीविंग इट। ठीक है, द हेयर ऑफ द वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इट फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि वुमेन क्या करती है, जो इंटाइटल है उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, लेकिन वो सबसेक्शन 1 में जो लिखा गया है वो कह रहे कि ट्रांसफ़र जिस व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया है, उस प्रॉपर्टी को वो प्राप्त करने से पहले ही क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या कहते हैं, द हेयर्स ऑफ अ वुमेन शैल बी इंटाइटल, वो उनके बच्चे या उत्तराधिकारी क्या होंगे उस क्लेम के लिए, है ना, उस पर क्या इंटाइटल हो जाएंगे टू क्लेम। ठीक है, इफ़ फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, उसके बाद है प्रोविजो। क्या कहता है आपका प्रोविजो है, provided that while such a woman dies within 7 years for her marriage, otherwise that due to natural cause such property shall कह रहे कि यदि महिला क्या होती है विदिन 7 ईयर, उसकी मैरिज जब हुई उस कह रहे कि उसके 7 वर्ष के भीतर अननेचुरल मृत्यु हो जाती है ना, उसके अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो क्या कह रहे हैं, अदर इफ़ सी हैज़ नो चिल्ड्रन, यदि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, तो वी ट्रांसफ़र टू हर पेरेंट्स, तो वो प्रॉपर्टी किनको चली जाएगी, यदि उस महिला की जिसकी डेथ हो गई है 7 ईयर्स के मैरिज हुई। ठीक है, और उसके 7 ईयर में उसकी क्या हो जाती है, अननेचुरल डेथ हो जाती है। ठीक है, मैरिज की, तो कह रहे हैं कि अगर उसके बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी बच्चों के जाएगी, अदरवाइज उसके पेरेंट्स को चली जाएगी, वापस चली जाएगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बी पॉइंट लिखता है क्लॉज 6 का जो है। अब देखिए बी पॉइंट है आपका, इफ़ सी हैज़ चिल्ड्रन, यदि उसके बच्चे हैं, बी ट्रांसफ़र टू सच चिल्ड्रन एंड पेंडिंग सच ट्रांसफ़र बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन। ठीक है, यदि बच्चे हैं तो बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो उनके न्यास के लिए होगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 3A क्या लिखते हैं, 3A वेयर अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर सब सेक्शन 2। ठीक है, सब सेक्शन 2 में कन्विक्ट किया गया फॉर फेलियर ऑफ अ ट्रांसफ़र, अपने मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, सेक्शन 6 क्लॉज 1 में जो ट्रांसफ़र लिखा गया है उस ट्रांसफ़र को, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाया एज रिक्वायर्ड बाय सब सेक्शन 1। ठीक है, subsection 3 has not before his conviction under that subsection transfer such property of the woman entitled thereto, okay, or as the case may be her heir, यानी कि उसके उत्तराधिकारी, आर पेरेंट्स बच्चे, उसके माता पिता, आर चिल्ड्रन उसके बच्चे। ठीक है, द कोर्ट शैल in addition to awarding punishment under that subsection direct by order in writing that such person shall transfer the property to such woman as the case may be, her heir parents or children, with such period as may be specified in order, and if such person fails to compel with, है ना, द डायरेक्शन विद इन द पीरियड सो स्पेसिफाइड एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी recovered from him as if it was a fine imposed by such court and paid to such woman as the case may be her are heirs and parents are children। ठीक है, यदि कहते हैं कि वो जो है जो पेनाल्टी दी गई है वो अब दे नहीं पा रहा, जो फाइन दी गई है वो अब पे नहीं कर पा रहा है, जो डाउरी दी गई है उसने वो वापस नहीं की, तो कह रहे हैं कि उसके अमाउंट उसी के इक्वल में अब वो क्या देगा,
कोई मनी दे सकता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा मूल्यवान प्रतिभूति दे सकता है जो उसके डाउरी के इक्वल में हो, ठीक है, यही बात यहाँ पर कही गई है। तो उसके बाद आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस का, अपराध का कॉग्निजेंस की बात की गई है। सेक्शन 7 क्या कहता है, इन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है। उसके बाद क्लॉज ए लिखता है, नो कोर्ट inferior to that of a metropolitan magistrate, यानी कि यम कर सकता है। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकता है, सेल ट्राई एनी ऑफेंसर अंडर दिस एक्ट, ठीक है, यानी कि एम करेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही कर सकता है, इसके इन्फीरियर कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद दूसरा क्या लिखते हैं, नो कोर्ट सेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन। पहला क्या है, कह रहे हैं कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन, ठीक है, ऐसे ही कॉग्निजेंस लेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है। पहला लिख रहे हैं इट्स आउन नॉलेज, ठीक है, उनके स्वयं के नॉलेज में हो, आर पुलिस रिपोर्ट या किसी पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, ऑफ द फैक्ट विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस, ठीक है, इसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा, अ कंप्लेंट बाई अ पर्सन एग्रीव्ड, है ना, a complaint by a person aggrieved by the offense or a parents or relatives or of such person or by any other recognized welfare institution or organization, ठीक है, कंप्लेनेंट के द्वारा, अ पर्सन जो एग्रीव पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है, या किसी अदर रिलेटिव्स के द्वारा क्या किया जा सकता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसे रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता प्राप्त वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करते हैं, महिला सुधार के लिए काम करते हैं, उनके लिए उनके नोटिस पर क्या किया जा सकता है, कॉग्निजेंस किया जा सकता है, लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सी आपका जो कह रहे कि इसमें है सी क्लॉज क्या कहता है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू पास एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय दिस एक्ट ऑन एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन मतलब समाज कल्याणकारी संस्थान जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई एनजीओ जैसे रिकॉग्नाइज हुआ, ठीक है, मान्यता प्राप्त कोई एनजीओ हो गया, इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिन्हें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, मान्यता दी गई है या रिकॉग्नाइज किया है, उनके खिलाफ वो क्या करेंगे, अगर रिपोर्ट करते हैं तो उस केस पर क्या किया जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा, उन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा। दूसरा सब सेक्शन नथिंग इन चैप्टर 34 of the Code of Criminal Procedure 1973 shall apply to any offense punishable under this act, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड सब सेक्शन है नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस इन द एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस shall not subject such person to the prosecution under this act, ओके। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 8 क्या कहता है, कॉग्निजेंस, ठीक है। सेक्शन 8 क्या कहता है, आपका कॉग्निजेंस की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 8 ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पज एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, ये लिखा गया है आपका सेक्शन 8 में, ठीक है। देखिए सब सेक्शन 1 क्या कहता है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल अप्लाई टू ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट इफ एनी वर कॉग्निजेंस ऑफेंसेस, ठीक है, वही अप्लाई होगा। फिर उसके बाद सब क्लॉज क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस कह कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वो अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ द मैटर्स अदर दैन, ठीक है। पहला क्या है, मैटर्स रिफर टू
सेक्शन 42 ऑफ द कोड यानी कि CRPC की बात की है। दूसरा है इन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट अ वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आपका 8 का सब सेक्शन 2 है एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन वेलेबल। कह रहे हैं कि इसमें जो ऑफेंसेस होंगे कमिट किए जाएंगे वो कह रहे हैं कि नॉन वेलेबल होंगे एंड नॉन कंपाउंडेबल होंगे। तो उसके बाद आपका आता है सेक्शन 8 का कैपिटल ए। सेक्शन 8 कैपिटल ए लिखता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस किस पर होंगे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ वो बता रहे हैं वेर एनी पर्सन इज prosecuted for taking or awaiting the taking, है ना। कह रहे हैं कि where any person is prosecuted, जब prosecute किया जा रहा है, अभियोजन किया जा रहा है for taking or awaiting the taking of any dowry। ठीक है, क्या किए हैं, या तो ले रहे हैं या तो उसका क्या कर रहे हैं, लेने का दुष्प्रेरण कर रहे हैं। ऑफ एनी डाउरी अंडर सेक्शन 3 आर डिमांडिंग ऑफ डाउरी अंडर सेक्शन 4। ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दो सेक्शन शैल बी ऑन हिम। ठीक है, उसी व्यक्ति पर होगा। ओके।